नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से कोटा लौटे 3 छात्र। यूक्रेन से हड़ौती के 3 छात्र वापस लौटे हैं। रेलवे स्टेशन पर छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तो आपको बता दें, यूक्रेन में अभी भी हजारों छात्र फंसे हुए हैं। मानसिक प्रताड़ना में ये छात्र जी रहे हैं। कई गुना फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ा दिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन से ये सभी छात्र वापस कोटा को लौटे हुए हैं और ये कोटा के रेलवे स्टेशन से तस्वीरें हैं, जहां पर तिलक लगाकर सभी छात्रों का स्वागत किया गया है। तो अभी भी यूक्रेन में कई हजार छात्र फंसे हुए हैं और यहां पर सभी छात्र मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन से लौटे एक छात्र लक्ष्य जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर और बहुत बधाई भी भारत वापसी पर। थैंक यू वेरी मच। लक्ष्य, कैसा महसूस हो रहा है आपको वापस भारत आकर? वापस भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने वतन वापस लौटे हैं। और वहाँ पे माहौल टेंशन का ये था कि रशिया कभी भी अगर अटैक कर दे तो कुछ कर नहीं सकते उसके बाद में। लक्ष्य, और आपको बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी वहां पर। मानसिक प्रताड़ना ये थी कि वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लास का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कॉलेज वाले ऑफलाइन नहीं कर रहे थे क्लासें, ऑनलाइन नहीं कर रहे थे कॉलेज वाले क्लासें, और यहाँ पे आ जाते तो क्लासें छूटती और उसका अलग भी वो देना पड़ता है। लक्ष्य, और कैसे हालात थे वहां पर? कितनी प्रताड़ना सही आपने? क्या कुछ सहना पड़ा आपको वहां पर? वहाँ पे हालत ऐसा है कि महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और जो किराया था फ्लाइट्स का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम जैसे तैसे मैनेज करके यहाँ पर आए हैं इंडिया। जी लक्ष्य, वापसी कैसी हो पाई आपकी? किसकी मदद से? वापसी एयर अरेबिया की फ्लाइट उस टाइम पे जब हमने देखी तब अवेलेबल थी किस्मत से, तो हमने जल्दी से जल्दी उस फ्लाइट को करा और यहाँ आने की वो तैयारी स्टार्ट कर दी। जी लक्ष्य, आप तो भारत वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी हजारों छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जो छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी दिक्कत ये है कि उन्हें फ्लाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि फ्लाइट की संख्या बहुत कम है और जल्दी जल्दी भर चुकी है फ्लाइट। और जो फ्लाइट अवेलेबल है वो उनके जो फेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कई बच्चे। और उनके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित है कि उनके बच्चे सेफ तो है ना वहाँ पे, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि अभी वहाँ क्या हालात है, कि कंडीशन बहुत अनसर्टेन है वहाँ पे, कि कभी कुछ हो जाए उनके बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, माता पिता भी परेशान है। लक्ष्य, आप भी वहाँ लंबे समय से फंसे रहे, कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ी आपको इस दौरान? वहाँ पे परेशानी इतनी ज्यादा नहीं थी। परेशानी इसी चीज की थी कि अगर वार स्टार्ट हो गई तब क्या करेंगे, तब कोई ऑप्शन नहीं था दोबारा कुछ करने का वहाँ पे। लक्ष्य, आपकी पढ़ाई को भी नुकसान हुआ होगा? जी, अभी हमारी वो पढ़ाई तो ऑनलाइन कर दी गई थी थोड़े टाइम पहले, और अभी थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन करी है वो। उसके बाद पता नहीं कब ऑफलाइन कर दें, वापस जाना पड़े। लक्ष्य, भारतीय दूतावास से आप क्या कुछ चाहते हैं? आप भारतीय दूतावास से हम ये चाहते हैं कि जो छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत बुलाया जाए और एक्स्ट्रा फ्लाइट वहाँ करी जाए कि वो जल्द से जल्द भारत लौट सके। लक्ष्य, जो छात्र अभी वहां पर फंसे हुए हैं उनको आप किस तरीके से उत्साहित करेंगे? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि भारतीय सरकार किसी का वहाँ पे नुकसान तो होने नहीं देने वाली। वो कुछ न कुछ करके सब छात्रों को एकदम सुरक्षित लेके आ ही जाएंगे यहाँ पे। तो डरने की कोई ज्यादा बात है नहीं। बस लक्ष्य, जो छात्र अभी वहां पर फंसे हुए हैं, क्या लगता है कि इस बात का उनको सबसे ज्यादा डर है, और क्या संदेश देंगे आप कि वो ना डरें? क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र वहाँ पे सबसे ज्यादा जिस बात का उन्हें डर है वो यही है कि अगर वहाँ पे वो फंसे रह गए तो कुछ उनकी जान माल को कुछ हानि ना हो जाए। लक्ष्य, अभी यूक्रेन में क्या कुछ हालात हैं? यूक्रेन में अगर
पर्टिकुलर सिटी वाइज देखा जाए, सेंटर की सिटीज जो थी वहाँ पे कोई ऐसे खतरनाक हालत नहीं थे। बस जो बॉर्डर वाली सिटीज है उनमें ज्यादा हालात खराब है थोड़े से। बॉर्डर पे हालात ज्यादा खराब हैं। जी। तो सहयोग मिला आपको वहां पर लोगों का, स्थानीय लोगों का लोगों सहयोग? का, वहाँ के लोगों का जी जी, सभी ऐसे तो सपोर्ट ही करते हैं, किसी को वहाँ पे कोई कमी महसूस नहीं होने देते। बट वो वहाँ अब महंगाई भी होने लग गई, धीरे धीरे हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा थोड़ा। लक्ष्य, अभी आपको क्या लगता है लगभग कितने छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हैं? अभी लगभग ज्यादा छात्र आए नहीं यहाँ पे, लगभग 3-4 हजार ही आए होंगे, तो 14,000 अभी भी छात्र वहीं पे फंसे होंगे यूक्रेन में। लक्ष्य, आप जिन छात्रों के साथ वापस भारत लौटे उनका क्या कुछ कहना है? बहुत खुश होंगे वो भी। जी, सब खुश हैं कि टाइम पे यहाँ पे वतन आ गए हैं अपने। घर पे भी सब खुश हुए होंगे आपको देख के लक्ष्य? जी, सब खुश हैं अभी। जी लक्ष्य, अभी चूंकि आप भारत वापस लौट आए हैं तो आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है आपने? आगे क्या करेंगे अब? अभी भारत आने के बाद अभी जब तक क्लास ऑनलाइन रहेगी तब तक ऑनलाइन अटेंड करेंगे, और फिर गुजारिश है वहाँ के कॉलेज वालों से और एमबीसी से कि वो क्लास ऑनलाइन कर दें जितने टाइम तक ये चल रहा है कंडीशन, और हम हमारी क्लास ले पाए ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में अभी वहाँ जाना तो संभव है नहीं इस कंडीशन में। लक्ष्य, आप वहाँ पर कौन सी पढ़ाई करते थे और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये जरा बताइएगा। मैं वहाँ एमबीबीएस करता हूँ, 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। लक्ष्य, अगर किसी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई बीच में रोक दी जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो क्या आपने सोचा है आगे क्या करेंगे? जी, अभी उस चीज का तो सोचा नहीं, क्योंकि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास अगर रोक दी जाती है तो फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्लासेस छूटेगी वो अलग। तो ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी होती है लक्ष्य, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छे से हम लोग अटेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं चीजों को, ऑनलाइन में दिक्कतें भी आती होंगी। जी, ऑनलाइन में दिक्कतें आती है, पर अगर इस टाइप की दिक्कतें हो कि जहाँ पे ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ रही है और वहाँ पे स्थिति बहुत अनसर्टेन हो, तो ऑनलाइन ही बढ़िया है उससे। तो चलिए ठीक है लक्ष्य, हम भी कामना करते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए और आपका जो गोल है उसको अचीव करिए। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। स्टूडेंट हूँ मैं, 4th ईयर का हूँ। वहाँ पर परेशानी यही आ रही है कि वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का लफड़ा पड़ रहा है। वहाँ ऑफलाइन वो कभी बोलेंगे, बोलते कभी ऑनलाइन ही बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे, और फ्लाइट की फीस भी बहुत ज़्यादा है, इस चक्कर में बच्चे वहाँ उलझे हुए हैं। और वहाँ पर हम तो रोज नई नई खबरें आती रहती है, इसलिए बच्चे पैनिक होते हैं और घर वाले पैनिक होते हैं। तो यूक्रेन से लौटे छात्रों ने आप बीती सुनाई है। यूक्रेन में किस मुसीबत में छात्र हैं, यूक्रेन में कैसे ताजा हालात हैं, युद्ध की आशंका के बीच छात्रों की मनोस्थिति क्या है, ये तमाम जानकारी छात्रों ने खुद हमारे साथ साझा की है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 2 बच्चों की हत्या कर मां ने खुद भी खुदकुशी की है। जयपुर के सोडाला की यह घटना है। पहले दोनों बच्चों को गला दबाकर मार डाला, फिर बच्चों की हत्या के बाद खुद भी महिला ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तो जयपुर के सोडाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बच्चों की हत्या करने के बाद मां ने खुद को भी फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तो पहले महिला ने अपने दोनों बच्चे को गला दबाकर मार डाला, उसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो फिलहाल आत्महत्या के कारणों का और हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। महिला ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तफ्तीश की जा रही है कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 2 बच्चों की हत्या कर मां ने खुद भी खुदकुशी कर ली है, क्या कुछ जानकारी से लेकर?
देखिए, जयपुर के सोडा इलाके का मामला है। यहाँ फोर्टले कॉलोनी में जो रहने वाले महावीर साहू है, उनकी पत्नी कन्या साहू, और उसने अपने पहले दोनों बच्चों की हत्या की। एक का नाम पवन है, एक का नाम रोहित है, और दोनों बच्चों की उम्र करीब 10 से 11 साल बताई जा रही है। और आज जो माँ है, उसने पहले दोनों बच्चों की गला घोट कर हत्या की। उसके बाद जो माँ थी वो भी कमरे में फंदा लगाकर लटक गई। जी विष्णु, देखिए, पहले तो आत्महत्या करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कदम होती है, उसके बाद अपने 2 बच्चों को भी मार देना, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। क्या कुछ पता चल सका है आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया? देखिए, प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि जो कन्या साहू जो महिला थी, उसका पति का नाम है महावीर साहू, वो ऑटो रिक्शा चालक है। इन दोनों के बीच में शनिवार को झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद में जो आज पति था महावीर, वो अपना ऑटो रिक्शा चलाने के लिए चला गया। उसके बाद पीछे से जो महिला थी, उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की, और हत्या करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। कुल मिलाकर जो पूरा अभी तक जो मामला सामने है, वो घरेलू जो कलह है वो है। जी ठीक है विष्णु, तो गृह कलेश के चलते ये हत्या और आत्महत्या की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। बात से बनेगी बात। डीडवाना में अब तीसरे दौर की वार्ता होगी। कलेक्टर पीयूष सामरिया के साथ वार्ता। धरने पर बैठे लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। मृतका के पिता, भाई सहित 20 लोग इसमें शामिल हैं। डीडवाना एडीएम कार्यालय में वार्ता होगी। तो डीडवाना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीसरे दौर के वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर पीयूष सामरिया के साथ जनप्रतिनिधि वार्ता करेंगे। और आपको बता दें, धरने पर बैठे लोगों का प्रतिनिधि मंडल तैयार कर दिया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में मृतका के पिता और उसके भाई सहित कुल 20 लोग शामिल हैं। तो डीडवाना एडीएम कार्यालय में ये वार्ता की जाएगी। सहयोगी महेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में अब तीसरे दौर की जो वार्ता है वो नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया के साथ हो रही है, और इसमें कुल 20 सदस्य शामिल किए गए हैं। डीडवाना का जो एडीएम कार्यालय है, तो उसमें ये वार्ता चल रही है। जिला कलेक्टर के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है, और जो पीड़िता है उसके परिजनों में पिता, भाई सहित ससुराल पक्ष और धरने पर बैठे जो लोग शामिल है। कुल 20 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के साथ वार्ता कर रहा है। अलग अलग जो बिंदु इन परिजनों की तरफ से रखे गए, जिसमें मुख्य रूप से आरोपियों का जिस व्यक्ति ने सहयोग किया उसकी गिरफ्तारी की मांग सहित कुछ अन्य मांगे हैं, जिन्हें लेकर प्रशासन के साथ चर्चा परिजनों की हो रही है। जी महेंद्र, पहले भी 2 बार वार्ता हुए लेकिन विफल हो गए। अब क्या लगता है, ये एडीएम कार्यालय में जो वार्ता इस वक्त चल रही है वो सफल हो पाएगी? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अब जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं सफल होने की इसमें उम्मीद है। कुछ बिंदुओं पर जो है सहमति बनी है, कुछ बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। प्रशासन ने यह आश्वस्त किया है कि जो पीड़ित प्रतिकर की राशि है वो उन्हें समयबद्ध तरीके से पीड़िता के परिवार को मिलेगी। अब तक पीड़ित प्रतिकर राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए परिजनों के खाते में जा चुके हैं, और अन्य राशि जैसे ही कार्य दिवस कल सोमवार का शुरू होगा उसके। ठीक है महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से खबर है। भीलवाड़ा एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। खतरे से बाहर फिलहाल बच्ची बताई जा रही है। किराएदार पर रेप के आरोप लगे हैं। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा है। आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। तो अस्पताल में इस वक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और खबर जोधपुर से है, जहां पर फिर से फायरिंग की गई है। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग किया है। नागौरी रोड गेट रामोला रोड पर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है। तो नागौर गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
जो आरोपी है वो बिल्कुल बेखौफ हैं। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग की है। नागौरी गेट रामोला रोड पर यह फायरिंग की गई है। सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, एक बार फिर जोधपुर शहर में फायरिंग की घटना सामने आई है और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जो दो गैंग में वॉर की जो है ये आहट, ये फायरिंग जो है बताती है। दो स्कॉर्पियो थी, दोनों आमने सामने आई और आपस में उन्होंने फायरिंग की और जिसके बाद जो है घटना होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लोग डर गए थे। लेकिन स्कॉर्पियो सवार जो है बिल्कुल बेखौफ अंदाज में फायरिंग करते रहे और वहां से भाग निकले। अब जो है नागौरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है और सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की जो पहचान करने में पुलिस जुटी है। फिलहाल जो है दोनों ही गाड़ियां वहां से फरार हो चुकी है। अब पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जी चंद्रशेखर, देखिए जो अहम सवाल है वो ये है कि आखिर बार बार ऐसे वारदात क्यों हो रहे हैं? पुलिस का खौफ क्यों नहीं है इनमें? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर जिले में लगातार अवैध हथियारों की जो आवाज बढ़ी है, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर जो रिवॉल्वर की नोक पर लूट का मामला सामने आता है तो कभी जो है अवैध हथियारों के द्वारा जो है फायरिंग करके लोगों में दहशत फैलाने का काम किया जाता है। जो जिस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऐसे जो गैंग बने हुए हैं, इनमें भी आपसी गैंगवार की कई घटनाएं सामने आई, जो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल निशान उठाती है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल पुलिस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन अब पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्या कोई सुराग लग पाया है हाथ? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी है। थोड़ी देर में जो है कुछ न कुछ ऐसा सबूत हाथ में जैसे पुलिस को लगता है, कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी के नंबर ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अलवर शहर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अब घरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शहर के स्कीम नंबर 5 में घर के बाहर से चेन स्निचिंग का मामला सामने आया है। एक युवक कुरियर बॉय बनकर आया, महिला को कुरियर थमाया, उसके बाद साइन करवाने के बहाने महिला को उलझाया और झपट्टा मारकर गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। चेन लूटने की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना शनिवार दोपहर 2:30 बजे की है। अरावली विहार पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। और अब आपको कोटा की एक तस्वीर दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। देखिए जरा, तस्वीरें कोटा की हैं, जहां एक मार्ट की मालकिन ने जैसे ही दुकान खोला, एक बदमाश शैम्पू खरीदने पहुंच गया। दुकान की सफाई करती महिला जब शैम्पू लाने अंदर गई तो बदमाश भी पीछे पीछे दुकान के अंदर चला गया। फिर मौका देख महिला से सोने की चेन झपटने की कोशिश की। महिला की सतर्कता के आगे उसकी एक न चली और बदमाश फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन
सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है, इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा है। एक हादसे ने कई परिवार को तबाह कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, बहू के साथ उसके लौटने की उम्मीद लगाए गए थे, वो अर्थी पर लौटा है। मैं अब इस बारे में कुछ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और मतलब उस बच्ची का भी भविष्य आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ के बाड़े से बारात उज्जैन के लिए निकली थी। जिस कार में दूल्हा समेत कुछ बाराती बैठे थे, उसके ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और कार छोटी पुलिया से गिरकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज एक प्रेस वार्ता में फिर से रीट परीक्षा में मामले में आरोप लगाए। किरोड़ी ने आरोप लगाया कि रीट परीक्षा के मामले में एसओजी के अधिकारी भी लिप्त हैं, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। उन्हें 25 से 26 फरवरी को होने वाली आरएएस परीक्षा में भी चीटिंग के आरोप लगाए। सांसद मीणा ने रीट मामले में कहा कि आरोपी साधु राम को आज तक नहीं पकड़ा गया, जबकि एसओजी कई लोगों को झूठा फंसा रही है। किरोड़ी मीणा ने कहा कि इस मामले में शिक्षा संकुल से पेपर ले जाने वाले ड्राइवर से भी पूछताछ होना चाहिए, जो सीकर पेपर लेकर गया। रीट की तरह आरएएस मुख्य परीक्षा में आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर बीएम शर्मा को भी आरोपी के घेरे में लिया। साधुराम और महेंद्र गुर्जर जब एक साथ थे तो महेंद्र को तो एसओजी ने पकड़ लिया, लेकिन साधुराम को आज तक नहीं पकड़ा, नहीं उस ब्रिजा गाड़ी को आज तक जब्त किया, बाकी सब वाहनों को अब तक जब्त किया है। चौथी चीज, कई निर्दोष लोगों को एसओजी ने झूठा फंसाकर चालान किया है, जो मैं बात पहले कह चुका हूं। मैं माननीय एडीजी से कहना चाहूंगा कि आप ये सीडीआर की कॉल डिटेल किसी अच्छे अफसर से निकलवाएं, जिससे पता लगेगा कि दोषियों को बचाया गया है, क्योंकि उसमें उनकी बातें हैं आपस में, और निर्दोषों को फंसाया गया है। उन निर्दोषों के नाम यहाँ उजागर करना ठीक नहीं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एसओजी पुलिस उनको फिर परेशान करेगी। एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।